योगेन सिंह की कुछ विचार पे आज हम अपनी बात रखेंगे। योगेन सिंह एक्चुअली एक बहुत क्लिष्ट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो इनकी जो विचार है उसमें क्लिष्टता है। क्लिष्टता है इन द सेंस कि आप जो योगेन सिंह की किताब पढ़ेंगे तो आपको क्लिष्टता नजर आएगी, डिफिकल्टीज नजर आएंगी, क्योंकि जिस प्रकार की अंग्रेजी शब्द का वो प्रयोग करते हैं, या अगर इसकी हिंदी रूपांतरण आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कुछ और है, जो हिंदी हम जानते हैं वो तो इस भाषा में नहीं लिखी गई है। तो इस बेसिस पर हम योगेन सिंह को क्लिष्ट समाज शास्त्र के रूप में जानते हैं, परंतु उनकी जो विचार है वो उसमें नवीनता है, उसमें समाज को समझने के लिए एक दृष्टि है, खास करके जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है। तो एक सांस्कृतिकवादी परिप्रेक्ष्य की आलोक में आप योगेन सिंह के विचार को समझ सकते हैं, क्योंकि लार्जली योगेन सिंह का जो बात है वो भारत में किस प्रकार की परिवर्तन है और ये परिवर्तन की आयाम क्या है, उस परिवर्तन को हम कैसे समझ सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को लेकर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किया है। तो हम योगेन सिंह के बारे में जरूर ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने 14 पुस्तक लिखी है ना, 14 पुस्तक लिखी है, परंतु उसमें जो प्रमुख पुस्तक है या बहुचर्चित जो पुस्तक है, जो देश दुनिया में चर्चित किताब है, वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है। मुझे लगता है कि समाज शास्त्र के हर विद्यार्थियों को योगेन सिंह की जो पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इस पुस्तक को पूरा पढ़ना चाहिए, और इसकी हिंदी रूपांतरण भी उपलब्ध है। जो विद्यार्थी हिंदी में भी पढ़ते हैं तो ये योगेन सिंह की पुस्तक जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जरूर पढ़ें और अंत तक पढ़ें, पूरे किताब को पढ़ें, तो आपको भारतीय समाज को समझने की एक नई दृष्टि मिलेगी। अब सवाल है कि कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है, पहले उस पर बात करेंगे, फिर हम योगेन सिंह की क्या विचार है उस पर बात करेंगे। ठीक है, सो कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है, पहले हम ये बात करेंगे कि कल्चर as a collective noun for the symbolic and learned aspect of human society, कि यह कलेक्टिव नाउन है जो ये दर्शाता है कि मानव समाज के जो प्रतीकात्मक और सीखी हुई पहलू है, तो ये प्रतीकात्मक और सीखी हुई पहलू से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स को हम संस्कृति कहते हैं, और संस्कृति एक के कलेक्टिव नाउन है। व्हाट डज कल्चर इंडिकेट्स, कि कल्चर जो है यह एक सिंबलिक है, प्रतीकात्मक है, और यह एक सीखी हुई पहलू से संबंधित रखता है। किससे संबंधित सकता है? सीखी हुई व्यवहार किससे जुड़ा हुआ है? मानव समाज से जुड़ा हुआ है। मानव समाज से जुड़े हुए सीखी हुई पहलू को हम संस्कृति कहते हैं। अगर हम उसके उदाहरण के तौर पर अगर उसको चर्चा करें तो इससे ये स्पष्ट होता है कि संस्कृति सीखी हुई व्यवहार है, जिसमें भाषा, प्रथाएं, परंपराएं और मनुष्य की वो व्यवहार है जिसके आधार पर आप उसको, उस व्यक्ति को, उस समाज को दूसरे समाज से, दूसरे जीव जंतुओं से अलग करता है। इसकी पहले जो डेफिनेशन मैंने उसमें कहा था कल्चर इज ए कलेक्टिव होल। ठीक है, ईवी टाइलर की जो डेफिनेशन मैंने पहले दिया था, जिसमें भी यही बातें ईवी टाइलर कहता है कि संस्कृति एक जटिल संपन्नता है, और इस जटिल संपन्नता में भाषा, परंपरा, प्रथाएं, संस्थाएं आदि सम्मिलित है। तो ठीक इसी लाइन में आज की जो चर्चा हम कर रहे हैं कि कल्चर भी एक सीखी हुई व्यवहार है, जिससे हम भाषा को सीखते हैं, परंपरा को आत्मसात करते हैं, प्रथाओं को आत्मसात करते हैं। जो प्रचलित एक परंपराएं हैं या प्रचलित जो व्यवस्थाएं हैं, उन सारी चीजों को हम आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, जिसको मानव शास्त्री या समाज शास्त्री संस्कृति कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर मानव शास्त्रियों की बात करें और समाज शास्त्रियों की बात करें, ये दोनों जो एक विधा है समाज को समझने के लिए या समाज को अध्ययन की जो विधा है, इसमें मानव शास्त्री या समाज शास्त्री अपने जरूर सहयोग प्रदान करते हैं। अगर वो इसको किस रूप में देखते हैं, मानव शास्त्री और समाज शास्त्री मानव व्यवहार को मूलतः
सांस्कृतिक मानते हैं। दैट मीन्स एंथ्रोपोलॉजी रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज लार्जली कल्चरली नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि मानव शास्त्री मानव व्यवहार को मूलतः एक सांस्कृतिक अवधारणा मानते हैं, ना कि यह एक जेनेटिकली ये निर्धारित है या आपकी किसी प्रकार की जेनेटिकली इसको निर्धारित किया जाता है, ऐसे नहीं है। मूलतः मानव की व्यवहार सांस्कृतिक है। अगर इसकी बात हम करें कि मूलतः की जो मानव की व्यवहार है वो सांस्कृतिक है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि मानव की जो व्यवहार है कैसे इसमें जो सांस्कृतिक डिफ्यूजन है या यूनिकनेस ऑफ कल्चर है या कल्चरल रिलेटिविटी है, ये तीनों किस प्रकार की अंतर संबंधित है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मूलतः मानव की व्यवहार सांस्कृतिक है तो इससे सांस्कृतिक आधार से जुड़ा हुआ कल्चरल डिफ्यूजन है। मतलब हाउ कल्चर स्प्रेड्स। बेसिकली कल्चरल डिफ्यूजन की अगर हम बात करें कि संस्कृति किस प्रकार की विस्तारित होता है, सुरजीत सिन्हा के संदर्भ लेते हुए कहा था किस प्रकार की ये जो कल्चर है वो मार्केट के माध्यम से, मीटिंग प्लेसेस के माध्यम से, माइग्रेशन के माध्यम से, रोड की कनेक्टिविटी के माध्यम से कल्चरल डिफ्यूजन संभव है। मतलब कल्चर स्प्रेड करता है एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक, एक जगह से दूसरी जगह तक, कल्चरल डिफ्यूजन, दैट मींस स्प्रेड ऑफ कल्चर। तो ये स्प्रेड ऑफ कल्चर क्या है या ये क्यों होता है? तो वो इसीलिए होता है कि व्यक्ति को मूलतः जब हम एक सांस्कृतिक प्राणी मानते हैं, मूलतः एक उसकी संस्कृति के आधार पर उसके व्यवहार को समझ सकते हैं, तो जैसे जैसे व्यक्ति जहाँ जाएगा वैसे वैसे उसकी कल्चर या कल्चर से रिलेटेड स्पेसिफिसिटी जो है स्प्रेड होती जाएगी। तो यही इसकी कल्चरल यूनिकनेस है और इसको कल्चरल रिलेटिविटी के संदर्भ में भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कल्चर और मानव, अगर मानव समाज से कल्चर को अगर हटा दे तो कहीं ना कहीं इस समाज को समझना मुश्किल हो। सो कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड इंडिविजुअल्स गोज हैंड इन हैंड। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो संस्कृति और समाज है वो परस्पर एक दूसरे के पूरक है और व्यक्ति और संस्कृति भी परस्पर एक दूसरे के पूरक है। वो एक दूसरे को प्रभावित करता है, एक दूसरे को निर्धारित करता है, एक दूसरे को आयाम प्रदान करता है और उस आयाम फैलता है कल्चरल डिफ्यूजन के माध्यम से, माइग्रेशन के माध्यम से, और दूसरे व्यक्तियों को उस कल्चर से संबंधित जो ट्रेड्स हैं या इकाइयां हैं उसको भी आत्मसात करने में या उसको भी समझने में मदद करता है, या ये दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में उसकी व्यवहार को प्रभावित कल्चर करता है। इफ यू टॉक अबाउट कल्चरलॉजिकल ओरिएंटेशन एज ए थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन, अगर आप सांस्कृतिक उन्मुखता की बात करें और इस सांस्कृतिक उन्मुखता को खास करके एक सैद्धांतिक रूप में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, इसकी शुरुआत जो है वो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द पुअर्स ऑफ साउथ इंडिया जो 1952 में जो प्रकाशित किताब है एम.एन. श्रीनिवास की, तो इस प्रकाशित पुस्तक के आलोक में ये कल्चरलॉजिकल ओरिएंटेशन को आप समझ सकते हो या उसकी शुरुआत इसी से होता है। और इस कड़ी में कल्चर को सोशल फेनोमेना के रूप में, चेंज की फेनोमेना के रूप में आप भारतीय समाज को एक नए रूप देता है कि कैसे एक व्यक्ति या एक समुदाय दूसरे व्यक्ति या समुदाय के कल्चर को आत्मसात करता है और उससे जुड़ता है और उससे कल्चरल इमिटेशन की प्रक्रिया के माध्यम से दूसरे के कल्चर को अपनाता है, दूसरों की रिचुअल्स को अपनाता है और के साथ साथ वो अपने आप को एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर ले जाने की दावा करता है। इट हैज आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। भारतीय जो समाज शास्त्र है, भारतीय समाज शास्त्र में एक आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट है किसकी? एम.एन. श्रीनिवास की ये जो राइटिंग है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द पुअर्स ऑफ साउथ इंडिया, पब्लिश्ड इन द ईयर 1952। कहोगे सर ये आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट किस प्रकार के हो सकता है? व्हाट इज आउटस्टैंडिंग इन दिस? आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट इन इंडियन सोशियोलॉजी का मतलब है कि हाउ इंडियन सोसाइटी इज नॉट ए स्टैटिक सोसाइटी।
कि एक भारतीय समाज एक स्थिरता के समाज नहीं है, कोई भी समाज स्थिरता के समाज नहीं है, तो फिर बदलाव जरूर है, परंतु ये कल्चरल मोड ऑफ चेंज जिसको हम कह सकते हैं, आप दूसरों पे ध्यान करते हो या दूसरों को ध्यान देते हो, दूसरा कैसे व्यवहार करता है, दूसरा के खान पान किस प्रकार की, दूसरे के रिचुअल्स किस प्रकार के, और आपको लगता है कि यार ये बेटर है, तो इसीलिए आप भी उसको अपनाते हो। तो ये इमिटेटिव मॉडल जिसको कहते हैं, और आप उसको दूसरे वेस्टर्न जो पैराडाइम्स हैं, रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, तो वेस्टर्न पैराडाइम है, उस संदर्भ में भी देख सकते हैं। परंतु एम.एन. श्रीनिवास की ये जो राइटिंग्स हैं वो आज भी भारतीय समाज को, भारतीय समाज शास्त्रियों को और विद्यार्थियों को काफी हद तक प्रभावित करता है। और एक कल्चरलॉजिकल जो ओरिएंटेशन है ना, सांस्कृतिक उन्मुखता की जो आधार है, तो वो यहीं से शुरू होता है। परंतु उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि मैरियट, मजुमदार, ये सभी लोगों ने कल्चर को एक आधार मानते हुए कल्चरल आधार पे उन्होंने समाज को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान किया है। तो इस सारी चीजों से प्रेरित होकर योगेन सिंह ने जो प्रमुख राइटिंग्स किया है या जो भी पुस्तक उन्होंने लिखा है जिसकी जिक्र मैंने किया, तो वो सब ये दर्शाता है कि कल्चर कैसे चेंज होता है और भारत में कल्चरल चेंजेस की सिलसिला जारी है। और वो कल्चरल सिलसिला की शुरुआत आप मुगल से भी कर सकते हैं, इसकी रेफरेंस योगेन सिंह की किताब इस्लामाइजेशन। तो वहां से कल्चरल प्रक्रिया की चेंज की जो दो प्रकार की सोर्सेस की बात मैंने कल कहा था, ऑर्थोजेनिक सोर्सेस ऑफ सोशल चेंज एंड हेटेरोजेनिक सोर्सेस ऑफ सोशल चेंज। परंतु एम.एन. श्रीनिवास की जो मॉडल है, खास करके सांस्कृतिक की जो मॉडल है, सोशल चेंज अमंग द पीपल्स ऑफ साउथ इंडिया, जो रिलीजन सोसाइटी के बारे में वो कहते हैं, तो वो ऑर्थोजेनेटिक सोर्सेस ऑफ सोशल चेंज है, क्योंकि विद इन द सिस्टम देयर आर फैक्टर्स एंड देयर आर चेंजेस। ठीक है। सो इसी कड़ी में योगेन सिंह एक महत्वपूर्ण विचारक है। क्या मेथोडोलॉजिकली हम उनको किस दृष्टि से देखते हैं, योगेन सिंह को मेथोडोलॉजिकली किस रूप में हम देख सकते हैं? योगेन सिंह बेसिकली ना उनको एक प्रकारवादी विचारक मानते हैं, ना हम उनको मार्क्सिस्ट या जिसको हम कहते हैं कि आलोचनात्मक विचारक मानते हैं। परंतु योगेन सिंह ने क्या किस प्रकार की मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया है कि ही हैज यूज्ड हिज एनालिसिस इन कॉन्टेक्स्ट, सो थ्योरी इन रिलेशन टू कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब एक प्रकार की संदर्भ, समाज के संदर्भ में थ्योरी का निर्माण कर। सो इसीलिए हम कहते हैं कि योगेन सिंह एक मार्क्सवादी विचारक नहीं है, ना एक प्रकारवादी विचारक है, परंतु उनकी जो सिद्धांत है वो संदर्भ आधारित है या संदर्भ से संदर्भित व्यवस्था को वो रेखांकित करके अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। Therefore, उनको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, संरचनावाद के संदर्भ में भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल हिस्टोरिकल संदर्भ में भी देख सकते हैं, सांस्कृतिकवाद के संदर्भ में भी देख सकते हैं, और मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन के आधार पर भी देख सकते हैं, जो इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करते हुए कंस्ट्रक्ट द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, तो सामाजिक स्तरीकरण को इन सभी बिंदुओं पे वो विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर सामाजिक स्तरीकरण को इन इतने सारे संदर्भ में देखने की क्या आवश्यकता? तो सामाजिक जो स्तरीकरण है, तो सामाजिक स्तरीकरण का कई आयाम है। एक आयाम तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, दूसरा है संरचनावाद है, तीसरा है संरचनात्मक ऐतिहासिक संदर्भ है, और कल्चरलिज्म है। तो इन सारी आधार पर आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को, सामाजिक स्तरीकरण को देख सकते हो। परंतु योगेन सिंह ने क्या किया, इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की। So he applied integrated approach to study social stratifications, integrated approach to study modernization, integrated approach to study change in Indian society. भारतीय समाज को समझने के लिए एक समन्वित आयाम उन्होंने प्रस्तुत किया है। वो समन्वित आयाम में संरचनात्मक प्रकारवाद, संरचनावाद, संरचनात्मक ऐतिहासिकता, सांस्कृतिकवाद, सभी या मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन, इन सारी चीजों का सम्मिश्रण के आधार पर योगेन सिंह ने अपनी
सामाजिक स्तरीकरण को लेकर जो समझ है या सिद्धांत है, या सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो सिद्धांत है, आधुनिकरण को लेकर जो सिद्धांत है, उन्होंने उसको रेखांकित करने की कोशिश किया है। इसीलिए हम यूगेन सिंह को ना एक मार्क्सिस्ट ना एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट विचारक के रूप में मानते हैं, बल्कि हम उनको एक समन्वितवादी विचारक या सिद्धांत वेता के रूप में देखते हैं, जो सामाजिक के जो परिवर्तन है इसको इस रूप में उन्होंने रेखांकित करने की कोशिश किया है। अब व्हाट इज हिज इंटीग्रेटेड अप्रोच? बस हम आई थिंक विद दिस आई विल ट्राई टू फिनिश टुडेस लेक्चर कि व्हाट इज हिज इंटीग्रेटेड अप्रोच टू अंडरस्टैंड social stratification, to understand modernization of Indian tradition, to understand social change in India. इंटीग्रेटेड अप्रोच के रूप में हम यूगेन सिंह को एम.एन. श्रीनिवास की जो कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिकाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन या लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस, ये सभी संदर्भ में भी यूगेन सिंह को देख सकते। दो संदर्भ में पहले हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ पैरोकियलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, दूसरा है कल्चरल परफॉर्मेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन। तो ये पैरोकियलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन क्या है, ये इसका एक थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन है। आप डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हो पैरोकियलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, इस डिटेल फॉर्मुलेशन में आप पैरोकियलाइजेशन मतलब होता है कि you are talking about the specific aspect of a particular society, specificity, parochial, and how this parochial in the context of little tradition moving towards great traditions, becoming little traditions becoming universalized, means getting into a broad part, getting into a broad स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि कैसे ये एक प्रक्रिया है जो पैरोकियलाइजेशन से, मतलब एक स्मॉल स्केल से, लोकल स्तर से, आप इसी को पैरोकियलाइजेशन कहते हैं, तो ये कैसे आगे की तरफ बढ़ता है, या हम उसको कह सकते हैं कि यह जो है यूनिवर्सलाइज होता है, जिसको हम लिटिल ट्रेडिशन को ग्रेट ट्रेडिशन में बदलता हुए देखते हैं। तो ये पैरोकियलाइजेशन से यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कल्चरल परफॉर्मेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस, कि जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस हैं और जो ट्रेडिशंस हैं, तो ये कैसे काम करता है, एंड हाउ डज दिस परफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिशंस। ठीक है, सो हाउ दिस कल्चर्स आर पार्ट ऑफ ट्रेडिशंस एंड हाउ डज दिस ट्रेडिशंस performs the activities or help the people to undertake the activities. For example, I'm not trying to be Hinduized. In the present context, if you look at many of our colleagues are visiting to Gaya, not because this is a Pitru Paksh, but look at this Pitru Paksh as cultural nuances, as cultural performances. If you try to find out the number of people visiting Gaya during this particular period called Pitru Paksh, Gaya, Banaras and Nice, for example, I think you'll find that how does culture performs, how does tradition performs. That's what he's trying to say. Processes of cultural performances and organization of traditions. That means how does culture performs. So culture, how does culture help to perform the rituals? That's what he's trying to say. So cultural performances, that means how culture performs, and it is linked to the traditions and organization of the traditions. So I think this is the first 2 points to understand Ughain Singh and his integrated approach. But if you take these 2 points further, you can see Sanskritization, Westernization. Secondly, you can see little tradition, great traditions. Thirdly, multiple traditions. So it talks about multiple traditions. What is called multiple traditions? If you look at India, we say that's a multiple. It's diverse in terms of language, customs, tradition, rituals. So that refers to multiple traditions. So you have a different kind of traditions, and at multiple level this tradition occurs. So large context in India, you can say, as far as the culture and religion is concerned, if you take religion as a cultural unit of analysis, you can say there is a Buddhist culture, there is a Ambedkarite culture, there is a Sanatani culture, there is a Islamic culture. So I think it refers to multiple traditions, multiple cultures. If you take religion as a source of multiple traditions, you can have these many traditions, and these many traditions is linked with their rituals and activities. तो इन सारी चीजों को आप मल्टीपल ट्रेडिशन के आधार पर
या बहुआयामी परंपरा के आलोक में, बहुआयामी धार्मिक संदर्भ में भी समझ सकते हैं, जो ये दर्शाता है कि ट्रेडिशंस जो के हैं सोर्स है एक नहीं है, वो मल्टीपल है। अगर आप भारतीय संविधान के भी साथ बात करेंगे तो इट इज अमालगमेशन ऑफ मल्टीपल ट्रेडिशंस। हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है ये मल्टीपल ट्रेडिशन का संयोग या समावेश है। तो मल्टीपल ट्रेडिशन का, बहुआयामी परंपराओं का एक समावेश आप भारतीय संविधान में भी देख सकते हो। सो मल्टीपल ट्रेडिशंस आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड प्रोसेस ऑफ चेंज। Fourth point, what he's trying to say, there are structural approaches to understand the functional model. दूसरा, संरचनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से प्रकारात्मकता की आधार है, प्रकारात्मक मॉडल में आप उसको समझ सकते हैं। डायलेक्टिकल मॉडल पे भी आप समझ सकते हैं, कॉग्निटिव एंड हिस्टोरिकल अप्रोच के माध्यम से भी समझ सकते हैं, या आप उसको इंडोलॉजिकल अप्रोच के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मल्टीपल ट्रेडिशन है और ये मल्टीपल ट्रेडिशन को आप कैसे समझेंगे, वो कहता है इन सबको समझने के लिए आप स्ट्रक्चरल अप्रोच के आधार पर भी समझ सकते। अगर आप इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव संदर्भ में देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन को एक बहुआयामी आधार पर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये स्पष्ट होगा कि पैराडाइम फॉर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एनालाइज सोशल चेंज इन इंडिया आज प्रेजेंटेड बाय हिम। सो व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू से कि इतने सारी जो अप्रोचेस की बात हमने कहा, वो अप्रोचेस सांस्कृतिकाइजेशन भी एक अप्रोच है, वेस्टर्नाइजेशन भी एक अप्रोच है, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन भी एक अप्रोच है, और इसके अंतर्गत मल्टीपल ट्रेडिशन है, स्ट्रक्चरल अप्रोचेस हैं, कॉग्निटिव हिस्टोरिकल अप्रोचेस है, डायलेक्टिकल मॉडल है। ये सभी आपको ये लगता होगा कि ये सब कैसे काम करते हैं। ये ऐसे काम करते हैं कि कोई भी सोसाइटी है, क्या आपको लगता है कि केवल सोसाइटी में प्रकारात्मकता है? क्या आपको लगता है कि सोसाइटी में केवल द्वंद्वात्मकता है? क्या आपको लगता है कि सोसाइटी में केवल क्राइसिस, कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट है? आई थिंक नो सोसाइटी कैन सर्वाइव विद ऑल दिस। सोसाइटी में सब चीजें हैं, प्रकारात्मकता भी है, क्या कहते हैं, टॉसल्स, कॉन्ट्रडिक्शंस, क्राइसिस, डायलेक्टिक्स, ये भी निहित है, और समाज एक सिस्टम की तरह बहु या विभिन्न प्रकार की जो सोर्सेस हैं उन सोर्सेस से प्रभावित होते हुए एक संपूर्ण जनता के रूप में अग्रसरित होता है। तो इसीलिए जब समाज में सब विद्यमान है, क्यों नहीं हम समाज की इन सभी पहलुओं को एक सूत्र में या एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में समझ सकते हैं, जिसमें हम डायलेक्टिक को भी देखेंगे, प्रकारात्मकता को भी देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को भी देखेंगे, हिस्टोरिकल कॉग्निटिव प्रोसेसेस को देखेंगे। तो कहने का मतलब है युगेंद्र सिंह ने इसीलिए इस अप्रोच को अडॉप्ट किया कि दिस गिव्स अ होलिस्टिक एनालिसिस टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटीज। कि सामाजिक वास्तविकता को अगर आपको समझना है तो ये बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में इन सबको इंटीग्रेट करते हुए समझने को, या इंटीग्रेट करते हुए सामाजिक परिवर्तन को, आधुनिकता को, सामाजिक स्तरीकरण को आप समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत चार इंपोर्टेंट बातें कहते हैं। आई थिंक इन वेरी नॉटसेल आई विल टॉक अबाउट दिस 4 पॉइंट्स। द कॉजेशन ऑफ सोशल चेंज, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि सामाजिक परिवर्तन के कारक, इस कारक को दो स्रोतों से देखा जा सकता है। एक तो बोथ फ्रॉम विदिन एंड विदाउट द सोशल सिस्टम और द ट्रेडिशंस। दूसरी जो इंपोर्टेंट बात कहते हैं कल्चरल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। दीज आर द टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एक तो सांस्कृतिक संरचना है, एक सामाजिक संरचना है। हम दोनों में अंतर करना है, और दोनों में अंतर करते हुए आप सामाजिक परिवर्तन को देख सकते हो, ताकि आप सब्सटेंटिव रूप में एक मात्रात्मक के आलोक में या एक प्रामाणिकता के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन को आप रेखांकित कर सकते हो। तो सामाजिक परिवर्तन को रेखांकित करने के लिए आपको सांस्कृतिक संरचना एवं सामाजिक संरचना में दोनों में फर्क समझने की आवश्यकता है, या दोनों में फर्क करने की जरूरत है। और व्हाट डज मीन, ये सारी बातों की अर्थ क्या है, क्या मतलब है इसकी, कि सब्सटेंटिव डोमेन में आप परिवर्तन कैसे देखें। तो एक्चुअली युगेंद्र सिंह का ये कहना है कि जो कल्चरल है
व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, मैंने कई बार आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं सोशल स्ट्रक्चर क्या है और सांस्कृतिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम परिवर्तन को देखते हैं तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, चेंज इन सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में बदलाव को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। पर एक सवाल ये आ रहा है कि सांस्कृतिक संरचना को सर हम कैसे लोकेट करेंगे, व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। कल्चरल स्ट्रक्चर, take a Durkheimian model, I think. Culture exists as a structure and it guides you to perform or work in a particular manner. For example, you all celebrated Teachers Day, isn't it? It is a cultural context कि पूरी देश दुनिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। आई थिंक एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट है कि दूसरे डिपार्टमेंट भी हो रहा है, दूसरी जगह भी हो रहा है, तो हम भी करेंगे। बट इट हैज ए लिंक विथ कल्चरल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जिस रूप में आप कल्चरल स्ट्रक्चर को देख सकते हो, एंड इट इज ऑल्सो लिंक विथ सोशल स्ट्रक्चर, बट लार्जली इट इज ए कल्चरल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। सो कल्चरल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर को अंतर करते हुए सब्सटेंटिव आधार पर चेंज को आप देख सकते हो। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, दीज डिस्टिंक्शंस जो आपको लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन कॉन्टेक्स्ट में या कल्चरल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर के संदर्भ में देखते हैं, इट हैज टू बी फोकस फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट and it has to be understood in its process and it has to be examined to find out the spread and depth of it. So you have to find out the context and make a distinction between this and find out the depth and spread of these things. Last point, the direction of social change. Change in which directions? So directions, a linear evolutionary form from traditionalization towards modernization. तो वो कहता है कि ये evolutionary context में या एक उद्विकास संदर्भ में देखते हुए कैसे ये ट्रेडिशनलाइजेशन से, कैसे ये परंपराकरण से आगे बढ़ते हुए आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ता है। सो यह जो है, यह परिवर्तन की डायरेक्शन है, यह परिवर्तन की दिशा है। इस दिशा को आप लोकेट करना चाहते हो तो आपको लगेगा कि किस प्रकार के परंपराकरण से आगे बढ़ते हुए हम आधुनिकीकरण की तरफ अग्रसरित होते हैं, परंतु इसमें जरूर इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम उद्विकास के संदर्भ कहते हैं। कि उद्विकास क्या है, एक लीनियर डायरेक्शन में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि समाज सरलता से जटिलता की ओर, सजातीयता से विजातीयता की तरफ एक दिशा में अनवरत रूप में अग्रसरित होता है, उसको हम उद्विकास कहते हैं। तो ट्रेडिशनलाइजेशन से जो मॉडर्नाइजेशन की बात है, परंपराकरण से आधुनिकीकरण की जो बात है, वो भी एक सरलता से जटिलता की ओर, सजातीयता से विजातीयता की ओर और एक सीधी रेखा से समय के साथ एक एक दिशा की तरफ या एक एक निर्दिष्ट डायरेक्शन पे जाता है। और इस जाने की प्रक्रिया को युगेन सिंह कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण है।